जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे ना। भौतिक विज्ञान में मैं आप सब दर्पणों के बारे में बता रहा था और दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया सब समझा चुका था कि दर्पण के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनता है। तो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ कहाँ बनता है, ये सब आपको तो बता ही दिया था। तो चलिए हम थोड़ी और आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि उन दर्पणों का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो दर्पणों का उपयोग एक एक करके सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, अवतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहली हेडिंग यह है कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। क्या है अवतल दर्पण, इसके बारे में जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। अवतल दर्पण तो पढ़ ही लिए थे कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो इसका उपयोग हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते कहाँ पर है। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला प्रयोग हम करते हैं ना, अवतल दर्पण का सबसे पहला प्रयोग होता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर आप जानते हैं, नाम सुने हैं। ऐसे तो आप कुकर का नाम जानते ही हैं, लेकिन एक आता है सोलर कुकर, जिससे ना हम खाना बना लेते हैं धूप में रख करके। वहाँ पर हमें किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल हमें वहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप चाहिए। केवल धूप की सहायता से हम कुकर के माध्यम से खाना बना सकते हैं और वहाँ पर काम करता है परावर्तन और परावर्तन का नियम। और परावर्तन के नियम में भी अवतल दर्पण का नियम काम करता है। तो पहला है सोलर कुकर में। सोलर सोलर कुकर में पहला है अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में। तो पहला प्रयोग कहाँ करेंगे? सोलर कुकर में। दूसरा प्रयोग देखिए, दूसरा प्रयोग क्या है। पहला हमने तो प्रयोग कर लिया कि सोलर कुकर में, और क्या होता है सोलर कुकर में, कैसे प्रयोग करते हैं, इसको आगे और भी हम बताएंगे डिटेल से। फिलहाल हम यहाँ पर ये बस इतना समझिए ना कि सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग ये है ना कि नाई इसका प्रयोग करता है हजामत बनाने में, यानी कि सैलून में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग क्या है? सैलून में कह सकते हैं, सैलून में, या इसी को कोई कोई ये भी कह देता है ना कि हजामत बनाने में। हजामत हजामत बनाने हजामत बनाने में आई बात समझे। सैलून में यानी कि हजामत बनाने में कैसे प्रयोग किया जाता है, बात ध्यान से सुनिए। जैसे जिस हजामत यानी कि जिस सैलून में हम सब जाते हैं ना, वो तो बहुत सिंपल सैलून होता है। वहाँ पर तो केवल समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर हमारे सामने केवल समतल दर्पण आगे और पीछे लगा होता है। लेकिन आप बड़े बड़े महंगे सैलूनों में जाएंगे ना, तो वहाँ पर लगा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे लगा होता है। अवतल दर्पण करता क्या है ना कि जब हम पढ़े थे पहली स्थिति कि अवतल दर्पण के जब ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है। तो जब उसको ना अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का दर्पण बनाया तो यहाँ पर उसका ध्रुव हो गया और उसका फोकस देख करके उसके बीच में यदि नाई कुर्सी रखता है और उस पर कोई व्यक्ति को बैठा करके उसका बाल काटे या दाढ़ी बनाए, कुछ भी काम करे ना, इसी को कहते हैं दाढ़ी बनाने में भी कहते हैं इसको, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में आई बात समझे। या तो सैलून में, या तो हजामत बनाने में, या तो इसी को कहते हैं दाढ़ी बनाने में। बात समझ आई। अब दाढ़ी बनाने में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये बात समझिए ध्यान से। ऐसा होता है ना कि जब हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं किसी भी सैलून में, महंगा वाला सैलून, खूब महंगा वाला जिसमें हम सब जाते हुए ना, वो तो 50 रुपये वाला है। जब महंगे वाले सैलून में जाएंगे आप ना, तनी जो 1000 2 हजार लेता है, खूब महंगा वाला, तो वहाँ पर ना अवतल दर्पण लगा होता है और उस अवतल दर्पण में ना ध्रुव और फोकस के बीच में हमें बैठा देता है। अब वहाँ पर करता क्या है, जब दाढ़ी हमारी बनाता है तो कहीं पर छोटा सा छूट अगर जाए, या कहीं पर थोड़ी बड़ा सा रह जाए, या कोई बाल इसमें का पका रहे, मूछ में का, दाढ़ी में का कोई बाल पका रहे ना, तो बड़ा बड़ा करके दिखाई देता है। तो उसको आसानी से काट लिया जाता है। बात समझ आई। ऐसे प्रयोग किया जाता है हजामत में बनाने में, इसी को कहते हैं हजामत बनाने में, सैलून में, या दाढ़ी बनाने में। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? बात समझ आ रही है। पहला प्रयोग क्या था? सोलर कुकर में। दूसरा प्रयोग क्या था? हजामत में यानी कि दाढ़ी बनाने में। यही सब है। बात समझ आई। और तीसरा तीसरा प्रयोग क्या है? तीसरा प्रयोग ये है ना कि
नाक, कान और आँख का जो डॉक्टर होता है ना, जो नाक और कान और आँख का डॉक्टर होता है, ये प्रयोग करता है। तीसरा प्रयोग क्या है? नाक, नाक, कान, नाक, कान, नाक, कान और 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 आँख का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर। थोड़ी-सी आप लिख देते हैं, नाक, कान और आँख का डॉक्टर। नाक, कान, गले का डॉक्टर, नाक, कान और गले का डॉक्टर। नाक, कान कह सकते हैं, नाक होता है, नाक में देखिए होता क्या है, ऐसे जैसे समझिए ना कि आपके नाक में कोई दिक्कत हो गई। अब जब छोटे से नाक में कोई दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर क होता क्या है ना कि जब मान लीजिए कि नाक में कोई दिक्कत हुई और टॉर्च जला कर के हम ऐसे देखें, तो सामने तो टॉर्च आ जाएगा, तो उसमें तो हम देख नहीं सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कान में कुछ भी दिक्कत हो जाए, कान में कभी-कभी दर्द होने लगता है या छोटे-छोटे फोड़े हो जाएँ, तो दिक्कतें होने लगती हैं ना, तो कान में कुछ देखना है ना, तो कान में देखने के लिए हम यदि ऐसे टॉर्च जला करके देखें तो सामने से तो आ जाएगा टॉर्च, सामने टॉर्च आ जाएगा ना, तब तो फिर नहीं देख सकते हैं। तो फिर होता क्या है ना कि एक आता है अवतल दर्पण, ऐसे सर पर लगा लेते हैं अवतल दर्पण और सामने से प्रकाश जलता है। सामने से प्रकाश जब आता है ना अवतल दर्पण के सामने, तो ये करता क्या है ना कि सभी अवतल दर्पण परत को अभिसारित कर देता है। तो जितने प्रकाश किरण आते हैं सबको अभिसारित करके यानी कि फ़ोकस करके कहीं एक जगह पर भेजता है। जब एक जगह पर भेजता है ना तो बहुत आसानी से हम जब प्रकाश भेजता है और उसके पीछे से हम आराम से देख सकते हैं। बात समझ आई? तो नाक, कान और दाँत का डॉक्टर कह सकते हैं। आँख, कान, नाक। आँख, नाक, कान, आँख का डॉक्टर। आई बात समझ में? नाक, कान और आँख का डॉक्टर। आँख में भी कोई दिक्कत होता है ना तो यही दर्पण की सहायता से ही देख लिया जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा 3 नियम हो गया ना? चौथा देखिए, चौथा जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है, गाड़ी का हेडलाइट देखे हैं? गाड़ी का जो आगे वाला लाइट जो फ़ोकस मारता है लंबा तक, लंबा जो फ़ोकस मारता है, गाड़ियों का हेडलाइट देखेंगे ना तो उसमें होता क्या है ना कि ऐसे बड़ा-सा चमकीला कटोरी जैसा होता है, बड़ा-सा चमकीला कटोरी जैसा होता है और उसके बीच में ना ऐसे बड़ा-सा चमकीला होता है, उसके बीच में ना फ़ोकस पर लगा होता है क्या? बल्ब। और उस बल्ब से जो प्रकाश किरण निकलता है ना, कुछ प्रकाश किरण तो सीधी निकल जाती हैं, जो इधर-उधर फैलती हैं, वो टकरा करके सीधी हो जाती है, ऐसे समझिए। ऐसे ना ऐसे होता है, ऐसे चमकीला अंदर से चमकीला होता है, बाहर से तो सब काला-काला होता है, अंदर से चमकीला होता है और इसके फ़ोकस पर ऐसे बल्ब जलता है। तो जो प्रकाश किरण ऐसे सीधी निकल रही है, वो तो अलग बात है, वो तो सीधी चली जा रही है। लेकिन जो इधर-उधर सब टकरा रही हैं, इसका तो फिर नष्ट होती हैं, तो ये नष्ट होने से बेहतर ये है कि करता क्या है अवतल दर्पण ना कि ये जो इधर-उधर प्रकाश किरण निकल रही है, इन सबको मोड़ देता है और ऐसे सीधे भेज देता है। आई बात समझ में? तो ऐसे सब प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। तो क्या कहेंगे गाड़ियों के हेडलाइट में या अग्रदीप में? गाड़ियों के गाड़ियों गाड़ियों के गाड़ियों के हेडलाइट हेडलाइट या अग्रदीप में अग्रदीप में आई बात समझ में? हेडलाइट कहिए या अग्रदीप कहिए बात एक ही है। अग्रदीप हिंदी शब्द है और हेडलाइट इंग्लिश शब्द है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में या अग्रदीप में बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो ये सब चारों प्रकार क्या हैं? ये जो 4 ब बात बताई ना, ये चारों की चारों बात जो है अवतल दर्पण का उपयोग है। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आई? तो ऐसे ही एक-एक करके हम सीखते रहते हैं बारी-बारी से। तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग पर। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग।
उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। बात समझ आई? अब बात ध्यान से सुनिए। उत्तल दर्पण का बहुत खास उपयोग होता नहीं है, बस एक दो उपयोग होते हैं उत्तल दर्पण के। इनकी बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता क्या है। पहला उपयोग ये है ना, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में। पहला उपयोग है कि साइड मिरर के रूप में। जैसे आप बाइक तो चलाते ही होंगे, बाइक चलाते ही होंगे, और जब बाइक चलाते हैं तो उस बाइक में या कोई भी बड़ी गाड़ी है तो उनके दोनों तरफ ना, बाइक हो या कोई भी बड़ी गाड़ी हो तो उसके दोनों तरफ साइड दर्पण लगा होता है। और ये जो दर्पण है ना, ये उत्तल दर्पण है, ऐसे उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण में कितना भी बड़े से बड़े वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब छोटा से छोटा बनता है ना। तो मान लीजिए कि हम आगे जा रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई भी गाड़ी आ रही है, तो जब कोई गाड़ी आ रही है तो उसका हमें करना क्या है, देखना है कि कोई गाड़ी आगे आ रही है, पीछे आ रही है, कैसे, या हमें बाएँ या दाएँ मुड़ना है। तो कोई गाड़ी आ रही है पीछे से, यदि उसको देखना है तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे दुर्घटना घटित हो सकती है। इस दुर्घटनाओं से बचने के लिए ना साइड में दर्पण लगाया जाए और उसी दर्पण में हम देख कर के जान जाते हैं कि पीछे से कौन गाड़ी आ रही है। बात समझ आई? अब मान लीजिए कि हम उत्तल की जगह पर यदि अवतल लगा देते तो क्या होता ना कि अवतल में बड़ा-बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कोई बड़ा-सा ट्रक आ जाए तो ट्रक का पूरे दर्पण में प्रतिबिंब बन जाएगा, तो दूसरी गाड़ी को तो दिखाई देगी नहीं, छोटी-छोटी वाहनें। तो इसी कारण ना उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि उसमें सभी वाहनों का ना अच्छे से चित्र दिखाई दे और छोटे-छोटे सबका चित्र दिखाई दे कि कौन गाड़ी आ रही है। अब मान लीजिए कोई पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, तो उसको एम्बुलेंस को रास्ता देना हमारा कर्तव्य होता है। सबसे पहला कर्तव्य होता है एम्बुलेंस को रास्ता देना, सबसे प्राथमिक काम होना चाहिए। तो एम्बुलेंस को रास्ता हम तभी दे सकते हैं ना जब उसको हम देखेंगे कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो कैसे, जब देखें ही ना तो कैसे रास्ता दे सकते हैं? यानी रास्ता देखने के लिए हमें तो देखना पड़ेगा, तो यदि हम पीछे मुड़ के देखें, तो हम खुद ही चोटिल हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए ना, हमें दर्पण लगाया जाता है साइड में, ताकि उसी में हम देख लें कि कोई एम्बुलेंस है, कोई ट्रक है या कौन-सी गाड़ी है। बात समझ आई? तो जो साइड मिरर दोनों तरफ लगा होता है ना, ये क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। बात अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आई? दूसरा इसका उपयोग ये होता है ना, दूसरा उपयोग, आप सड़क के किनारे लाइट देखे हैं? सड़क के किनारे लाइट देखे हैं ना? तो उन लाइटों में भी होता है, क्योंकि वहाँ पर ना ये करता क्या ना, प्रकाश किरणों को फैला देता है। सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, उन लैंपों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। तो वहाँ पे जब किरणों को फैलाएगा तो दूर तक सड़क पर प्रकाश रहेगा ना, तो क्या कर सकते हैं, सड़क के किनारे लगे लैंपों में, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे किनारे लगे लैंपों में, लैंपों में। बात समझ आई? यानी कि जो सड़क के किनारे लैंप लगे होते हैं ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यही उपयोग होते हैं, उत्तल दर्पण के बहुत खास उपयोग होता नहीं है। तो यदि आपसे पूछेगा ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? हल कर सकते हैं ना? बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं समझ आई? इतनी सी बात यदि अच्छे से समझ आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना ना, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ना, क्योंकि ये चैनल आज जो आपका जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ये आप ही का चैनल है और ये बहुत छोटा है। इसको अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ी सपोर्ट करिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी बताइए कि वो भी पढ़ाई करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। बात समझे कि नहीं समझ आई? अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर और पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के में अंतर क्या होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर।
क्या है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए ना हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। और एक तरफ लिख रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरी तरफ लिख देता हूँ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या होता है अवतल दर्पण और क्या होता है उत्तल दर्पण, इसकी बात कर लेते हैं। क्या दोनों में अंतर होता है? तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है ना, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। जो अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण पढ़े थे ना कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह यानी कि जो है परावर्तक सतह होता है ये धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। जो उत्तल दर्पण है ना, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। पढ़े थे ना कि जिसका उभरा हुआ सतह ये जो है ऐसे बना देते, उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह, और अंदर अंदर का कलय किया रहेगा तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, और अंदर का परावर्तक होगा और बाहर का जो उभरा है ये जो है कलय किया रहेगा तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। यही पढ़े थे ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा। बात समझे नहीं समझे? अवतल दर्पण का उभरा हुआ सतह जो है, ये सॉरी, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। यही था ना? अब आगे देखिए अवतल दर्पण की दूसरी बात। अवतल दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वास्तविक भी बन रहा था और काल्पनिक, दोनों प्रकार का बन रहा था ना। तो लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, वास्तविक तथा काल्पनिक, तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनते हैं। आई बात समझ कि नहीं समझ आई? यानी कि जो अवतल दर्पण है ना, इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यही पढ़े थे ना जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना था? काल्पनिक पीछे बना था और बाकी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बना था ना। बात समझ आई? जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या, कहीं भी वस्तु रखिए पीछे ही बन रहा था ना और काल्पनिक बन रहा था। तो उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा केवल, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है, बनता
है। यानी ना कि कोई उत्तल दर्पण ले लें और उससे हम प्रतिबिंब बनाएँगे तो हमेशा केवल काल्पनिक ही बनेगा। इससे वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ रही है? अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात क्या है कि इसमें जो है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा था, बराबर बन रहा था और बड़ा भी बन रहा था ना, अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग बन रहा था। लेकिन इसमें हमेशा केवल छोटा ही बनता है। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बराबर, वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा, बड़ा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में? जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ नहीं समझे? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बन रहा था, जबकि हम अवतल दर्पण में देखे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा भी बना था, वस्तु के बराबर भी बना था और वस्तु से बड़ा, तीनों प्रकार का बना था ना। आई बात समझ नहीं समझे? यदि चौथा अंतर लिखना होगा आपको, चौथा अंतर, ये सवाल 2 नंबर में अक्सर आता रहता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होगा, या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होगा, तो यही लिखना है। आई बात समझे कि नहीं समझे? यदि चौथा अंतर लिखना है आपको ना, तो इसमें केवल चित्र बना दीजिए। ये है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बाहर से रंगा होता है ऐसे, ऐसे बाहर से रंग दीजिए। ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर C, यह है अवतल दर्पण। इसमें भी चौथे में चित्र बना दीजिए, केवल हो जाएगा। यदि चौथा अंतर लिखना है तो केवल चित्र बना दीजिए। ऐसे चित्र बनाएंगे ना उत्तल दर्पण का, यहाँ पर केवल चित्र बना दीजिए, तो ये हो जाएगा P ध्रुव, यहाँ पर फोकस F और यहाँ पर केंद्र C। आई बात समझे? और ये क्या है? उत्तल दर्पण। बात समझे नहीं समझे? तो समझ में आया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। यदि आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। दूसरा अंतर क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा अंतर क्या लिखे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा, बराबर और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में लिखे हैं कि हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। चौथा अंतर, दोनों का चित्र बना देना है। आई बात समझ नहीं समझ आई? तो क्या होता है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर? बात समझ आई अच्छे से? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यदि बात समझ में आ रही है तो आप ना एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है ना और ये बहुत छोटा चैनल है। इससे आपके बहुत सपोर्ट की बहुत काफ़ी आवश्यकता है। बिना सपोर्ट किए भी आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। सपोर्ट करते रहिए चैनल को और आगे भी
जैसे-जैसे आप सपोर्ट करेंगे ना, वैसे-वैसे मेरा व्यवसाय बढ़ता रहेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट जितना हो सकता है सब कुछ डिलीवर करता रहूँगा। आई बात समझे? तो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की। क्या होता है चिन्ह परिपाटी? परिपाटी। ये देखिए चिन्ह परिपाटी से पढ़ना क्या है? ये चिन्ह परिपाटी जो है ना, ये सवाल लगाने में काम आएगा। सवाल लगाने के लिए चिन्ह परिपाटी की बहुत काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। बिना इसकी सहायता से हम सवाल लगा ही नहीं सकते। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लें, कि ऋणात्मक लें, वस्तु की दूरी को धनात्मक लें, कि ऋणात्मक लें, फोकस दूरी को धनात्मक लें, कि ऋणात्मक लें, ये जानना पड़ेगा ना। तो वही होता है चिन्ह परिपाटी। बात ध्यान से समझिए कि होता क्या है चिन्ह परिपाटी। एक-एक करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे कोई दर्पण हम बना लेते हैं, कोई भी एक दर्पण बना लेते हैं, ऐसे कोई दर्पण, ये हो गया कोई दर्पण और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष P हो गया, यहाँ पर फोकस F हो गया और ये केंद्र C हो गया। तो ध्यान दीजिए हमारी बात। जब ना हम दर्पण के इधर बाईं ओर आएँगे, दर्पण के बाईं ओर आएँगे, तो हमेशा दूरी को ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। बात समझ आई? जब दर्पण के बाईं ओर आएँगे, तो दूरी को ऋणात्मक लेंगे और जब दर्पण के दाईं ओर जाएँगे ना, तो दूरी को हमेशा पॉज़िटिव यानी कि धनात्मक लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? और यदि हम मुख्य अक्ष के नीचे आएँगे ना, उस टाइम भी दर्पण की दूरी को सॉरी जो भी दूरी दी रहेगी ना, यदि हम मुख्य अक्ष के नीचे आएँगे तो दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेंगे। दूरी जो है ना ऋणात्मक होती नहीं है, दूरी-वूरी कभी ऋणात्मक और धनात्मक नहीं, केवल धनात्मक होती है। ये ऋणात्मक और धनात्मक ये बताता है ना कि वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण के किस दिशा में है, ऊपर है, नीचे है, दाएँ है, बाएँ है, केवल स्थान और स्थिति को बताता है, धनात्मक और ऋणात्मक, जबकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। बात समझ आई कि नहीं समझी? और जब ऊपर लंबाई हमें मापना होगा, ऐसे ऊपर लंबाई मापना होगा ना, तो धनात्मक लेंगे। आ रही बात समझ में? तो जब ऊपर मापना रहेगा तो धनात्मक, दाहिने मापना रहेगा तो धनात्मक और दर्पण के बाएँ जाएँगे तो ऋणात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे आएँगे तो भी ऋणात्मक। आई बात समझ में? अब नोट करके लिख लीजिए, नोट, नोट की बात करते हैं। नोट, पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण की बात करते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है? क्या-क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण में ना फ़ोकस दूरी की। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोकस दूरी की। फ़ोकस दूरी और फ़ोकस दूरी को जब से प्रदर्शित करते हैं ना, तो ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? अब बात ध्यान से सुनिए। अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण ही है और इसमें फ़ोकस दूरी इधर की ओर होगी ना? इधर की ओर होगी, बाएँ तरफ होगी। इधर कहने का मतलब कि बाएँ तरफ, दर्पण के बाएँ तरफ ना और दर्पण के बाएँ तरफ क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसमें फ़ोकस दूरी जो है कैसा होगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक। हिंदी में लिख देते हैं ऋणात्मक। आई बात समझ में कि नहीं समझ आई? इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं और हिंदी में ऋणात्मक। बात समझ आई? आगे देखिए। फ़ोकस दूरी तो बात समझ आ गई। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैसा होगा? वक्रता त्रिज्या r से प्रदर्शित करते हैं ना और ये कैसा होगा? वक्रता त्रिज्या किधर की ओर लेंगे? इधर की ओर ही लेंगे ना, जिधर फ़ोकस दूरी उधर ही वक्रता त्रिज्या रहेगा। यानी कि इसके बाएँ तरफ तो कैसा होगा? ये भी ऋणात्मक ही होगा, ऋणात्मक होगा ना? आई बात समझ में नहीं समझ आई? बात यहाँ से समझ आई? आगे देखिए वक्रता त्रिज्या बात समझ आ गई। तो अब हम बात कर लेते हैं वस्तु की दूरी की। वस्तु की
दूरी। वस्तु की दूरी को जो है ना स्मॉल यू से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को हम ना सवाल हल करते समय या फ़ॉर्मूला जब हम डेरिवेशन करेंगे, निषिद्ध करेंगे तो वहाँ पर स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे। तो वस्तु रखेंगे किधर? दर्पण के बाएँ तरफ, तो ही उसका प्रतिबिंब बनेगा ना। दर्पण के बाएँ तरफ रखेंगे यानी कि जिधर परावर्तक तल है उधर ही रखेंगे तो ही प्रतिबिंब बनेगा। तो बाएँ तरफ एक दूरी है तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ये भी होगा ऋणात्मक। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी बात करते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब इसमें प्रतिबिंब ना 2 प्रकार से बनता है। प्रतिबिंब की दूरी जो है 2 प्रकार से बनता है। और देखिए कैसे-कैसे बनता है। एक बनता है दर्पण के दाहिनी तरफ, तो उसको कहेंगे धनात्मक, धनात्मक। और एक बनेगा दर्पण के बाईं तरफ, तो इसको कहेंगे ऋणात्मक। अब बात हमारे ध्यान से सुनिएगा कब धनात्मक दूरी रहेंगे। जब हम पढ़े थे कि दर्पण का ध्रुव P और फोकस F के बीच में कोई वस्तु को रख दें, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर प्रतिबिंब किधर बन रहा था? दर्पण के जो है दाहिने बन रहा था ना, दर्पण के दाहिने बन रहा था, तो उसको लेंगे धनात्मक। और बाकी शेष स्थितियों में दर्पण के बाएँ बनता है, तो उन सबको लेंगे ऋणात्मक। और एक बात यहीं पर ध्यान ध्यान से सुनिए, जब बनेगा धनात्मक, जब धनात्मक प्रतिबिंब बनता है ना, उस टाइम काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और जब ऋणात्मक प्रतिबिंब बनेगा, उस टाइम प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि वास्तविक रेखाएँ काटेंगी। वास्तविक। और काल्पनिक और वास्तविक होता क्या है इसके पीछे? ये सब पीछे वाले वीडियो में बात कर रहे थे कि कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये था अवतल दर्पण के लिए। बात समझ में नहीं समझे? अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी को लेंगे ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या को भी लेंगे ऋणात्मक। ध्यान से सुनिए, जब फोकस दूरी ऋणात्मक तब ऑटोमेटिक वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएगी। दोनों एक जैसे ही हों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होते हैं ना। या तो बाएँ तरफ होंगे या तो दाएँ तरफ होंगे। बाएँ तरफ होंगे तो ऋणात्मक और दाहिनी तरफ होंगे तो धनात्मक। दोनों हमेशा एक ही दिशा में होते हैं, तो दोनों एक जैसे ही होंगे। हाँ, वस्तु की दूरी, तो वस्तु हमेशा परावर्तक तल तल की तरफ रखते हैं और परावर्तक तल किधर है? बाएँ तरफ, यानी कि ये होगा ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दाहिने बन रहा है तो धनात्मक लेंगे और बाएँ बन रहा है तो ऋणात्मक लेंगे। बात समझ आई नहीं समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई ना? इसका बहुत अच्छे से उपयोग हम करेंगे सवाल में। ये याद रहेगा ना तो सवाल बहुत आसानी से लगा लगता है। सवाल इन्हीं के कारण गलती होता है। यदि ये आपको पता है ना तो सवाल गलती हो ही नहीं सकता है। मेरा गारंटी है कि सवाल गलत हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। आई बात समझे? अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण होगा कैसे। कैसे होगा उत्तल दर्पण, इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए। ऐसे ही होता है उत्तल दर्पण, ऐसे ही होता है ना। और ये बना दिया मैंने मुख्य अक्ष, तो ये हो गया ध्रुव P और यहाँ पर फोकस F और इधर होगा वक्रता त्रिज्या C। आ रही बात समझ नहीं समझ आ रही? यहाँ तक बात समझ आई? तो देखिए होगा क्या। उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा? उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या होगी? ध्यान से सुनिए हमारी बात। ये किधर की ओर फोकस दूरी? दर्पण के दाहिने है ना, तो फोकस दूरी कैसी भी होगी? धनात्मक होगी। धनात्मक। उसके फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं ना, एफ से। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनिए हमारी बात। जिधर फोकस दूरी उधर वक्रता त्रिज्या, दोनों एक ही दिशा में। ये भी दाहिनी तरफ है तो ये भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है? बात अच्छे से क्लियर हो रही है ना कि इसको धनात्मक लेंगे किसको ऋणात्मक लेंगे? वस्तु की दूरी की बात कर लेते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं ना। वस्तु की दूरी यू बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु किधर रखेंगे? इसके परावर्तक तल की तरफ, और परावर्तक तल किधर है? बाईं तरफ है, यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। ऋणात्मक। बात समझ नहीं समझ आ रही है? वस्तु की दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब हम बात कर लें प्रतिबिंब की दूरी की। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं ना। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर बनता है ना, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बात क्लियर और स्पष्ट हो रहा है ना, किसको धनात्मक लेना है और किसको ऋणात्मक लेना है? बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है या नहीं क्लियर हो पा रही है? जब अवतल दर्पण कहेगा तो उस टाइम सब कुछ ऋणात्मक ले रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण कहेगा तो इसमें क्या होगा? कोई धनात्मक और कोई ऋणात्मक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जो वस्तु की दूरी है दोनों में हमेशा ऋणात्मक ही लेते हैं। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर और स्पष्ट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? यहाँ तक यदि बात आपको अच्छे से क्लियर और स्पष्ट हो पा रही है तो आप ना वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर करिए। बात समझ आई? क्योंकि ये चैनल बहुत छोटा है और इसे आपके सपोर्ट की बहुत काफ़ी आवश्यकता है, तो सपोर्ट करिए। बात समझ आई? तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ी सेटअप वेटअप कर रहे हैं ना, माइक वाइक की थोड़ी सेटअप वेटअप करने में टाइम ज़्यादा लग गया है ना, थोड़ी नया माइक लाए हैं और ये सब आपके लिए ही ला रहे हैं, ये सब आपकी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। देखिए, एक नया माइक लगा दिया ना ताकि आपको अच्छे से क्लियर और स्पष्ट सुनाई दे बातें। अब तक आप कमेंट कर रहे थे ना कि माइक आवाज़-वावाज़ थोड़ी दिक्कत है, साउंड वाउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम माइक की व्यवस्था कर दिए हैं। अब धीरे-धीरे सारी व्यवस्थाएँ करते रहेंगे, तो आप ना चैनल को सपोर्ट करिए। यही सब करने में थोड़ी टाइम लग गया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के टॉपिक जो है ना, आएगा रेखीय आवर्धन यानी उसको आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। ये सब आवर्धन और फ़ोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि यू-वी ऑफ यानी कि जिसको हम कहते हैं दर्पण का सूत्र, ये सब दोनों ना कल हम सिद्ध करके दिखा देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।